नमस्कार मित्रों, वरुण आयुर्वेद मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार का पार्ट 2। पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, तब इसके बाद पार्ट 2 को देखिएगा तो अधिक से अधिक आपको समझ में आएगा। जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर अभी नए नए हैं वो बिल्कुल ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें। उसके बाद वीडियो को देखना प्रारंभ करें। अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल ही कमेंट बॉक्स में लिखें कमेंट के रूप में, हमें भी अच्छा लगेगा, और शेयर भी करें। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 20 हम लोग को पढ़ना है। अनुच्छेद 19 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 20 में देखिए, अपराधों के लिए रोष सिद्धि के संबंध में राहत। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति अपराध किया हुआ है तो उसे 3 तरह की राहत प्रदान की जाती है। पहला राहत कि जो व्यक्ति दोष सिद्धि है यानी गुनहगार है, उसे एक गलती के लिए सजा एक ही बार होगी। उसके बाद उसे अपने, एक बात और है, जिस समय में वह व्यक्ति कोई गुनाह किया है तो उसी समय के बने कानून के अनुरूप उसे सजा मिलेगी। ऐसा नहीं कि बाद में उसमें संशोधन करके सजा में परिवर्तन किया गया हो तो उसके अनुसार मिलेगी। नहीं, जिस समय वह गुनाह किया हो तो उस समय जिस तरह का कानून होगा उसी तरह उसे सजा मिलेगी। और एक और छूट उसे दी जाती है कि वह अपने मन पसंद के वकील से सलाह ले सके। तो ये 3 तरह के उसे छूट दी जाती है। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। देखिए, इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा प्रक्रिया जो बनाई गई है उसके अतिरिक्त किसी अन्य विधि से उसके प्राण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो जो कानून के तहत दिया गया है विधि, न्याय विधि, उसी के अंतर्गत उसे जो कुछ भी सजा मिलनी हो वो मिलेगी। अनुच्छेद 21 के क के अंतर्गत क्या है देख लीजिए। इसी के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। यानी कोई भी राज्य अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देगी। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21 के क के तहत। इसको बिल्कुल ढंग से याद रखेंगे, ये कई बार आ चुका है एग्जाम में। उसके बाद अनुच्छेद 22, तो कुछ परिस्थिति में गिरफ्तारी में राहत दी जाती है। कुछ परिस्थिति में गिरफ्तारी में राहत दी जाती है अनुच्छेद 22 के तहत। अब इसमें क्या राहत दी जाती है? तो सबसे पहले है कि उसको किस कारण से गिरफ्तार किया गया है, उसका कारण बताना होगा। उसके बाद गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के पास पेश करना होगा। ठीक है, तो ये राहत उसे दी गई होती है। अब उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये तीसरा जो मौलिक अधिकार हमारा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अब देखिए, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत क्या है? मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम निषेध। यानी किसी भी व्यक्ति से दुर्व्यापार नहीं कर सकते हैं और किसी से बेगारी नहीं खटवा सकते हैं। यानी बिना उसको उचित पारिश्रमिक दिए और उससे काम नहीं ले सकते हैं। अगर लेते हैं तो हम गुनहगार होंगे। मानव का क्रय विक्रय, इसके अंतर्गत पुरुष, महिला तथा बच्चे आते हैं। इसके अंतर्गत अगर मानव का क्रय विक्रय कोई कर रहा है, इसका मतलब है कि वो अनुच्छेद 23 के तहत वो गुनहगार है। ठीक है,
और इसी के तहत वेश्यावृत्ति को भी रोका गया है। चलिए ठीक है, तो किसी से बलात् हम लोग श्रम नहीं ले सकते हैं, यानी जबरदस्ती मेहनत नहीं करवा सकते हैं, काम नहीं करवा सकते हैं। अनुच्छेद 24 के तहत है, तो अनुच्छेद 24 के तहत किसी भी फैक्ट्री, खान, कारखाना में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम नहीं करना है। अगर कोई काम करवा रहा है तो वह गुनाहगार साबित होगा। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 24 में है। अब हम लोग देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो अनुच्छेद 25, तो अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी किसी भी धर्म को आप मानिए, उसका आचरण कीजिए, प्रचार कीजिए, आपको स्वतंत्रता मिली हुई है अनुच्छेद 25 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 26 को देखते हैं। लिखा हुआ है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी इसके अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं को बनाने का अधिकार दिया गया है। आप जिस धर्म को मान रहे हैं उससे संबंधित आप संस्था बनाएं, मंदिर बनवाएं, मस्जिद बनवाएं, चर्च बनवाएं, कुछ भी बनवाएं, आपको स्वतंत्रता मिली हुई है अनुच्छेद 26 के तहत। अनुच्छेद 27 है, तो ये धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता, यानी राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशेष धार्मिक उत्थान एवं रख रखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता। यानी कोई भी राज्य, राज्य का मतलब यहाँ देश होता है, कोई भी राज्य जो धन इकट्ठा किया हुआ है कर के रूप में, उसे एक विशेष धर्म के उत्थान के लिए प्रयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, नहीं तो इसे पक्षपात कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसके तहत ये निषेध है कि कोई भी राज्य जो कर की राशि इकट्ठा की हुई है उससे किसी खास धर्म का प्रोत्साहन के रूप में, किसी खास धर्म को उत्थान के रूप में खर्च नहीं करेगी वहां। अब हम अनुच्छेद 28 देखते हैं। लिखा हुआ है धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी राज्य के तहत पोषित कोई भी संस्था हो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यदि धार्मिक शिक्षा दी जाएगी तो फिर वही पक्षपात वाला बात आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग अनुच्छेद 5 जो मौलिक अधिकार 5वां है उसे देखते हैं, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 29 के तहत देखते हैं हम लोग कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, इसमें अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण किया गया है। अल्पसंख्यक यानी जिस समुदाय का संख्या बहुत ही कम है उसे ही अल्पसंख्यक कहते हैं। तो अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण किया गया है। देखिए क्या क्या है इसके अंदर। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और इस आधार पर उसे किसी भी संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, यानी इसके तहत क्या है कि कोई भी अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति सुरक्षित रख सकता है और इस आधार पर, इसी को आधार बनाकर किसी संस्था में प्रवेश से उसे वंचित नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 29 के तहत इसका वर्णन है। अनुच्छेद 30 में देखते हैं हम लोग कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और उसे सरकार अनुदान देने में कोई कोताही नहीं करेगी। यानी अनुच्छेद 30 के अंतर्गत यही वर्णन है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपने मन पसंद का संस्था चला सकता है और उसे सरकार अनुदान देने में कोई भी कोताही नहीं करेगी। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
ये हमारा छठा मौलिक अधिकार है। इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और इससे क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे ही संविधान की हृदय या आत्मा कहा है। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का आत्मा कहा है, चाहे हृदय कहा है, तो जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए, अच्छा, मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह के रीट जारी करते हैं। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत ही ये रीट जारी किए जाते हैं। तो कौन कौन से रीट हैं देख लीजिए। अच्छा, ये रीट क्यों जारी किए जाते हैं जी? तो मौलिक अधिकारों को रियली में लागू करवाने के लिए। ठीक है, अब देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, देखिए इसका शाब्दिक अर्थ है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है को प्रस्तुत किया जाए। यानी किसी व्यक्ति को यदि बंदी बना लिया गया है और उस व्यक्ति को यदि लगता है कि उसको यूं ही बंदी बनाया गया है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन देता है। तो जैसे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन देता है तो वहां से रीट जारी करती है सर्वोच्च न्यायालय उस दंडाधिकारी को कि उसे समुचित जगह पर, जहां निर्देश दिया गया है, वहां पर उसको प्रस्तुत किया जाए ताकि उसका न्याय निर्णयन हो सके। ठीक है, अब परमादेश, परमादेश का शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं होता है। इसके अंतर्गत अगर कोई अधिकारी अपने कार्य का निर्वहन नहीं कर रहा है तो इस रीट के माध्यम से उसे सर्वोच्च न्यायालय ये आदेश देती है कि वह अपने कार्य का सही से निर्वहन करे। प्रतिषेध लेख, प्रतिषेध लेख का मतलब होता है रोकना। प्रतिषेध लेख का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय यह रीट जारी करती है कि जो भी मामले हैं, इसको मैं एक बार फिर से कह दे रहा हूं कि इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने न्यायाधीश, अपने अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश देते हैं कि यह मामले उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसलिए वे कार्यवाही न करे उस पर। ठीक है, तो इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश जारी किया जाता है कि उसके यहाँ जो मामला मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आया है, ऑलरेडी यहाँ के लिए है, उसके अधिकार क्षेत्र से वो बाहर का है। ठीक है, प्रतिषेध लेख हो गया। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण माने प्रमाणित, इसका शाब्दिक अर्थ प्रमाणित होना या सूचना देना है। इसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय, इसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय के पास जो भी मामले होते हैं वे वरिष्ठ न्यायालय को सेंड किए जाते हैं, भेजे जाते हैं न्याय निर्णयन के लिए। यानी सुप्रीम कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश देता है कि उसके यहाँ जो मामले लंबित हैं उसको अपने वरिष्ठ न्यायालय को न्याय निर्णयन के लिए भेज दे। ठीक है, और ये है अंतिम अधिकार प्रेक्षालेख। इसका शाब्दिक अर्थ किसी प्राधिकृत या वारंट के द्वारा, यानी अगर कोई
पदाधिकारी, अगर कोई व्यक्ति उस पदाधिकारी के रूप में कार्य करता है जिस पदाधिकारी के रूप में उसे कार्य करने का वैधानिक अधिकार नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय यह रीट जारी करता है, अधिकार परीक्षा ले और उससे पूछता है कि आप किस अधिकार से यह कार्य कर रहे हैं। जब तक वह संतोषजनक जवाब नहीं देता है तब तक उसे कार्य करने की अनुमति नहीं होती है। चलिए मित्रों, यहाँ टॉपिक समाप्त हुआ और इस तरह से मौलिक अधिकार चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ध्यान रखेंगे, ये रीट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुधा पूछे जाते हैं, ठीक है। ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि संविधान की आत्मा, इससे संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का आत्मा किसने कहा, चाहे हृदय किसने कहा है, तो B.R. अम्बेडकर, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसमें जो बार बार क्वेश्चन आया करता है, ये आपका अनुच्छेद 21 के को ध्यान से देख लेंगे। उसके बाद ये जो है अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 हमेशा कंफ्यूजन में करके दिया रहता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और आप लोगों को तो एक्सप्लेन करके बताया गया है, इसलिए उम्मीद रहेगा कि आप लोगों से ये वाला क्वेश्चन आए तो सही होगा। तो इसको ढंग से देख लेंगे। जिसको मैं आपको बता रहा हूँ उस पर बिल्कुल ही ध्यान दीजिए, फोकस कीजिएगा, क्योंकि वो सब क्वेश्चन आए हुए हैं, वो बार बार आते रहते हैं, इसलिए मैं निर्देश दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से देख लीजिएगा अनुच्छेद 29 है, अल्पसंख्यक धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। उसके बाद इसमें जो आता है लगभग, तो ये बहुत न्यून मात्रा में आता है, तो अनुच्छेद 25 और 26, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देख लेंगे, पढ़ लेंगे और उम्मीद है कि अब आप एग्जाम में जाएंगे तो अच्छा स्कोर करेंगे और जो ऐसे तो क्वेश्चन आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि नहीं छूटेंगे। चलिए ठीक है, अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, बताएं हमें। चलिए ठीक है, इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। नमस्कार।